जय हिंद दोस्तों ये इलेक्शन के ऊपर में ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो को आप लोगों ने देखा और आप लोगों को पसंद आया। पहले वीडियो में मैंने आपसे ये चर्चा की कि कैसे बीजेपी मोटे मोटा मैंने चर्चा की कैसे बीजेपी को इतने ज़्यादा सीटों की गिरावट सहनी पड़ी। इस वीडियो में मैं उसी वीडियो का ब्रेकडाउन करूँगा और हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे बीजेपी को इतनी ज़्यादा सीटें का हार झेलना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो मैं यूपी के लिए एक बात करना चाहूंगा कि कोई कोई छिनार प्रेमिका भी अपने प्रेमी से ऐसी बेवफाई ना करे जो बेवफाई यूपी की जनता ने बीजेपी के साथ की है। हाँ, क्योंकि यूपी में इस बार राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को वोट मिलना ही चाहिए था वोट। और दूसरी तरफ मेरा बिहार है, जहाँ एक तरफा मोहब्बत दी जा रही है बीजेपी को, जहाँ केंद्र की तरफ से 10 सालों में डेवलपमेंट का डी भी नहीं हुआ है हमारे बिहार में, वहाँ बिहार की जनता तरफा प्यार उठा रही है बीजेपी पर। ठीक है, चॉइस है अपनी अपनी। और तीसरा राज्य मध्य प्रदेश, जिसने सब कोई राज्य अगर सच में कोई है जिसने सबसे ज्यादा राम मंदिर को सेलिब्रेट किया वो है मध्य प्रदेश। तो छिंदवाड़ा की सीट लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन में हम बीजेपी वाले नहीं जीत पाए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी सीट दी मध्य प्रदेश की जनता ने, छिंदवाड़ा की जनता ने बीजेपी को। अब मुद्दा सिर्फ एक, राम मंदिर। तो मुझे गर्व है कि मैं बिहार से हूँ, रहने वाला मैं बिहार का हूँ और फिलहाल मैं भी यहाँ भी फिलहाल मैं मध्य प्रदेश में बैठ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। और फिलहाल मध्य प्रदेश साल 1.5 साल से ये मेरी कर्मभूमि बनी हुई है। मुझे गर्व है इस बात का। पर चलिए, ये तो थी मेरे दिल की बात। पर मेरे दिल का क्या, एक देश के एक छोटे से कोने में बैठ करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब बात करते हैं कुछ जेन्यून रीजंस का जिसके कारण से बीजेपी को इतनी बड़ी सीटों का हार झेलना पड़ा। तो पहला रीजन जो मेरे हिसाब से लगता है वो जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, प्रोपेगेंडा। जो गलत झूठा नैरेटिव सेट किया गया बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ कि ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, ये मुसलमानों को देश से बाहर निकालने वाले हैं, वगैरह वगैरह चीजें, ये झूठ, सरासर झूठ कही गई। क्योंकि हमारा संविधान इतना कमजोर नहीं कि उसे बदल कर रख दे। हाँ, संशोधन होते हैं। 70 साल के इतिहास में कांग्रेस ने भी 100 से ज्यादा संशोधन किए। प्राइम मिनिस्टर जब हमारे राजीव गांधी थे तो उन्होंने तो संविधान में संशोधन लाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बदल दिया साहबानों केस के अंदर में। और अगर बीजेपी किसी संशोधन से, अगर संविधान के किसी संशोधन से हमारा पीओके हमें वापस मिलता है या 370 जैसी कानून अगर हटती है तो ऐसे संशोधन का हम सपोर्ट बिल्कुल करेंगे। तो ये कहना गलत होगा कि वो संविधान बदल देती। ये मेरे विचार नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ऐसे विचार रखता है, जिसके कारण से बीजेपी की ये दुर्दशा हुई है इस चुनाव के अंदर में। और दूसरा बात जो मैं कहना चाहूंगा, इस पूरे नैरेटिव को बीजेपी ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सत्य प्रूफ किया। हाँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो समझिएगा इस बात को। कुछ चुनाव के कुछ दिन पहले अगर आप विपक्ष के बड़े बड़े नेता अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, इन सबों को आप अगर जेल में डाल देंगे, हाँ आप जेल में डाल देंगे, क्योंकि अगर किसी को पॉलिटिक्स का पी भी पता होगा ना तो उसको भी ये बात पता है कि सरकार का इन्फ्लुएंस तो होता ही होता है इन सब इंस्टीट्यूशंस पर, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, वगैरह वगैरह इंस्टीट्यूशंस पर। क्योंकि हमने इतिहास में भी देखा है, जब आप तमिलनाडु में जाएं तो वहां पर हमने देखा है कि कैसे जब जब करुणानिधि सरकार में आते थे तो जयललिता को उनके घरों से उठा करके जेल में डाल दिया जाता था किसी ना किसी केस के अंदर में। और जब जब जयललिता आई, करुणानिधि को डाल दिया जाता घरों से उठा उठा करके जेलों में। आप यूट्यूब पर वीडियोस पड़े हुए आप देख सकते हैं। तो अगर आप ने नहीं किया तो आप रोक सकते थे, पर चलिए आपने नहीं रोका। तो जनता को ऐसा लगने लगा कि अगर आप 319 320 सीटें पा करके अगर आप ऐसी चीजें कर सकते हैं तो आप 350 400 ला करके आप सच में संविधान बदल देंगे। तो ये जो झूठा नैरेटिव सेट किया गया बीजेपी के अगेंस्ट, जिसको हवा भी दिया बीजेपी ने हल्के फुल्के तरीके से, तो उस कारण ये था पहला कारण जिसके कारण बीजेपी हारी। दूसरी कारण जो है जिससे कारण बीजेपी की सीटों में कमी देखने को मिली हमें, वो जो मैंने कहा था वो था गलत कैंडिडेट। अब मैं गलत कैंडिडेट क्यों कर रहा हूँ इस बात को समझिएगा, मैं आपको अयोध्या के एग्जाम्पल से समझाता हूँ।
अयोध्या में बीजेपी की तरफ से खड़े हुए लल्लू सिंह और दूसरी तरफ सपा की तरफ से अवधेश प्रसाद। कौन अवधेश प्रसाद? जिन्होंने 5 साल ज्यादा विधायकी की है उस जगह पर, जिनको ग्राउंड लेवल का पता है, जिन्होंने ग्राउंड के ऊपर में वर्क किया। अखिलेश यादव सपा ने ग्राउंड पर वर्क किया, जिनका रिजल्ट उनको मिला। और बीजेपी को और बीजेपी के हाईकमान को मैं यहाँ मोदी जी की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी बीजेपी की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मोदी जी का क्या कितना इन्फ्लुएंस होगा। अब हर बात तो मोदी जी की नहीं मानी जाती होगी, ऑब्वियस चीज है, पार्टी मिलकर की बात सोचती होगी। तो बीजेपी के हाईकमान को लगने लग गया कि अगर हम मोदी जी के नाम पर कुत्ता बिल्ली भी अगर खड़ा कर देंगे चुनाव में, तो वो चुनाव जीत करके संसद में पहुंच जाएंगे, क्योंकि सरासर फेल हो गया। क्योंकि लल्लू सिंह ने कभी घर से नहीं निकले यार, वो कभी ग्राउंड पर काम नहीं किया, उन्होंने बस वो रैलियां में शामिल हो गए। और भी कई जगहों पर आपने गलत कैंडिडेट खड़े किए, वैसी वैसी जगहों पर जहां पर दूसरे कैंडिडेट बहुत आसानी से जीत सकते थे, वहां पर आपने किसी और को टिकट दिया, न जाने क्यों। यूपी के अंदर में जातिगत वोट हुआ, एकदम एक तरफा जातिगत वोट, जहां यादव खड़े वहां यादव जीते, जहां ब्राह्मण खड़े, जहां ब्राह्मण भरे इलाके में ब्राह्मण खड़े, ब्राह्मण जीते। और आप पूरी तरह से फेल हो गए इस कैलकुलेशन में। ये बना आपका दूसरा कारण गलत कैंडिडेट खड़े करने का। ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने। और मैं यहाँ पे मोदी जी की घमंड की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे लल्लू सिंह की घमंड की बात करूंगा, बीजेपी की घमंड की बात करूंगा। अयोध्या के ही एक इंसान ने रावण का घमंड तोड़ा था, तो अयोध्या वासियों ने लल्लू सिंह का भी घमंड तोड़ दिया कि सिर्फ मोदी जी के नाम पर आपको वोट नहीं देगी जनता। अब मैं बात करता हूँ तीसरा कारण। तीसरा कारण था गलत बयानबाजी। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की ही बात करूंगा कि उन्होंने भी कुछ दिन पहले बयान दिया कि कांग्रेस वाले हिंदुओं का सारा चीज मुसलमानों को दे रहे हैं, इस टाइप का। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन इसी संदर्भ में ऐसा कुछ दिया कि घुसपैठियों को दे रहे हैं। तो मुसलमानों ने उसको अपने ऊपर ले लिया, खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को। अब आप प्रधानमंत्री, तो आपको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। हालांकि आप बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, मैं आप कोई होता नहीं हूँ आपको राय देने वाला, लेकिन फिर भी एक छोटे से इंसान की तरफ से छोटी सी राय। दूसरी जो इसी चीज में जो बात है, और भी जो बयानबाजी की गई, जैसे कि गुजरात के पुरुषोत्तम रूपाला जी ने कह दिया कि छतरियों का अंग्रेजों से रोटी बेटी वाला चलन था। अब आप ऐसे बयान अगर देंगे तो उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा, और जो आपने किया। तो ऐसे बयानों देकर के बीजेपी फंसी और हार का मुंह देखी कई सारे सीटों के ऊपर में, जहां पर वो जीत सकती थी। तो ये तीन बड़े मेजर कारण मेरे हिसाब से बीजेपी के हार के। अब अब मैं बात करता हूँ इंडिया अलायंस और उनके सपोर्टर्स की, क्योंकि बीजेपी पर मुझे भरोसा है कि बीजेपी ऐसी पार्टी जो अपनी गलतियों से सीखेगी और अगले बार अच्छे काम करके, हालांकि 10 सालों में भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, जिनको नहीं दिखा उनका क्या ही कर सकते हैं, लेकिन और भी अच्छे काम करेगी, उनको भी लुभाएगी और अगले चुनाव के अंदर में बहुत ही उभर कर सामने आएगी। तो अब मैं इंडिया अलायंस और उनके सपोर्टर्स को मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि आप इतना खुश क्यों हो रहे, आप इतना खुश क्यों हो रहे थे। जैसे कि आप ही की सरकार बनने वाली है, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं, सरकार तो मोदी जी की ही बनेगी और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो यहाँ पर आप, यहाँ जो मैं बातें करने जा रहा हूँ, इस बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि सबसे पहले तो बात कि बीजेपी अकेले 240 सीटों पर है और पूरी इंडिया अलायंस 231-32 सीटों पर। पहले फेलुअर तो आप यहीं पर जल गए, यहीं पर आप 9-10 सीटें कम है अकेले बीजेपी से पूरे मिलकर। दूसरी बात जो बहुत ध्यान देने वाली बात है, पर ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, कि बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी थी इस चुनाव में जो 272 यानी कि बहुमत की लड़ाई लड़ रही थी, बहुमत के लिए चुनाव लड़ रही थी। और बाकी कोई पार्टी भी, कांग्रेस भी 230-240 सीटों पर लड़ रही थी, सपा 35-40 सीटों पर लड़ रही थी, बहुत सारी पार्टियां, सिर्फ एकमात्र बीजेपी थी जो कि 272 सीटों के लिए चुनाव लड़ रही थी। एक थी पहली बात। दूसरी चीज कि अगर हम कंपेयर करें बीजेपी यानी कि एनडीए को और इंडिया अलायंस को, और इंडिया अलायंस को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। एनडीए में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है बीजेपी। जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो है बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू। बहुत बड़ा वोट शेयर है बिहार के अंदर में उसका।
जो तीसरी बड़ी पार्टी है वो है टीडीपी, आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की। अब इसके बाद चौथी पार्टी कोई बड़ी आपको इस पूरे इंडिया अलायंस में दिखेगी नहीं। आप चाहे लोजपा ले लो बिहार में, बहुत छोटी पार्टी, हम ले लो बिहार में अभी भी जन्मी है। आप चले जाओ अब बिहार में ही आरएलडी ले लो, बहुत छोटी पार्टी है। आप अभी नई पवन कल्याण की पार्टी बनी है जनमानस पार्टी, आंध्र प्रदेश में अभी भी पैदा हुई है, छोटी पार्टी। तो एनडीए बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों का एक कोएलिशन है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग इंडिया अलायंस की बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। जो सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया अलायंस की वो है कांग्रेस। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरी तीसरी चौथी जो मैं अभी गिनाने वाला हूँ, दूसरी की मैं अगर बात करूँ तो वह है यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा वोट शेयर, कई बार सरकार में रह चुके हैं। तीसरी राजद, राष्ट्रीय जनता दल बिहार की, तेजस्वी यादव की पार्टी, जो कि बहुत बार सरकार में रह चुकी है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको सपोर्ट करता है, अंधा सपोर्ट करता है। तीसरी जो सबसे बड़ी पार्टी अगर हम चले जाएं झारखंड में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की पार्टी, एक तरफा सपोर्ट है उनको झारखंड के अंदर में। अगर हम बंगाल में चले जाएं तो वहां तृणमूल कांग्रेस, जिसने 25-30 साल की कम्युनिस्ट सरकार को के छत्र राज्य को हटाया। तृणमूल कांग्रेस जो कि बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस में बहुत बड़ा बंगाल के अंदर में बहुत बड़ा वोट शेयर है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का। दिल्ली और बात करें, दिल्ली में तो हालांकि 7 सीटें बीजेपी ले गई, लेकिन अब हम लोग पंजाब में बात करें तो पंजाब के अंदर में भी आपका यही हाल है। आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी है अभी हाल फिलहाल में, तो एक बहुत बड़ी पार्टी आपके साथ पंजाब में भी है। अब आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ पर आपका डीएमके मिलेगा, डीएमके पार्टी भी मिलेगी आपको वहाँ पर, जो कि बहुत बड़ी पार्टी, जिनके मुख्यमंत्री भी हैं अभी तमिलनाडु के अंदर में। आप महाराष्ट्र आ जाइए, यहाँ पर आपको एनसीपी मिलेगी, बहुत बड़ी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर में सरकार में रह चुकी है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की बहुत बड़ी पार्टी सरकार में रह चुकी है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनको वोट करता है। आप भारत के अंदर में कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टी जिनका बहुत बड़ा बड़ा वोट शेयर है, वो है इंडिया अलायंस के साथ। उसके बावजूद आप 231-32 सीटों पर रुक करके बीजेपी की 240 सीटों पर हंस रहे हैं। अजीब आइरोनी है। और मैं कांग्रेस वालों से ये बात करना चाहूंगा कि आप जरा सोच कर देखिए, 1984 में, 1984 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, तो जब फिर उसके अगले चुनाव में राजीव गांधी को एक तरफा वोट मिला, 400 से ज्यादा सीटें पा करके राजीव गांधी एक तरफा असेंबली में, 400 से ज्यादा सीटें पा करके, और उनका बेटा आज 98-99 सीटों पर दांत निपोड़ करके हंस रहा है। तो शर्म आना चाहिए कांग्रेस लोगों को अभी कि आप तीसरी बार भी रोक नहीं पाए मोदी जी को सरकार बनाने से। तो कहीं ना कहीं समीक्षा करने की जरूरत अभी आपको भी है। और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के पास बहुत पैसा था, बीजेपी के पास बहुत मैन पावर था, उसके बाद भी बीजेपी अगर इतने पर आ गई है तो ये जीत है इंडिया अलायंस की, वगैरह वगैरह ये वो। तो भाई 30-35 साल पहले बीजेपी का अस्तित्व तक नहीं था। वो पार्टी, उनके लोग, मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, गुजरात की दीवारों पर बीजेपी के पोस्टर चिपकाया करते थे। वो लोग, वो पार्टी आज अपने मेहनत से यहाँ तक पहुंची है, सरकार में है, तीसरी बार सरकार बना रही है। पैसे तो कांग्रेस के पास भी थे, और ऐसे वैसे पैसे नहीं, स्कैम वाले पैसे, कोलगेट स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, जीजाजी स्कैम, बहुत सारे स्कैम। कहाँ गया वो पैसा? यूज कर लेते हैं आप, आपके पास भी तो बहुत पैसा था। रही बात मैन पावर की, तो भाई साहब एक वक्त था जब भारत देश के हर एक घर के 2 आदमी कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे। तब मैन पावर की क्या बात करते हैं? तो अगर तीसरी बार भी बीजेपी सरकार बनाने में सफल हुई है तो एक बहुत बड़ी जीत मैं मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि इतना बड़ा गठबंधन, इतना बड़ा संगठन मिलकर भी मोदी जी और बीजेपी को सरकार बनाने से रोक नहीं पाई, एक बहुत बड़ी बात है। तीसरा टर्म, क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद तीसरा बार किसी भी बड़े लोकतंत्र में सरकार गिरना तय है, लेकिन ये सरकार नहीं गिरती।
आप नहीं गिरा पाते हैं तो समीक्षा करने की ज़रूरत आपको भी है। एक बार बैठ करके सोचिए। और ये जो आप तोड़ने की बात करी, जो आप मौके की बात करने की, मौका मिलेगा तो हम ये कर लेंगे, कुछ छटक के इधर आ जाएं तो हम सरकार बना लेंगे, तो भाई आप अपने पाला संभालिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पाले से कुछ लोग उधर चले जाएं, कुछ मंत्रिमंडल के लालच में, कुछ ऐसे लालच में। तो आप अपना पाला संभालिए और खुद की समीक्षा कीजिए। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे एक बार कहता हूँ मैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।